नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और आज ईटी नाउ स्वदेश की तीसरी सालगिरह है। सबसे पहले हम सभी दर्शकों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने हमारा साथ दिया पिछले 3 वर्षों में और यही साथ हमेशा चलता रहे, यही हमारी प्रार्थना रहेगी। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ स्टॉक्स एंड न्यूज़ कौन से रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी फोकस करेंगे और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। करीब 40 अंकों की गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है। याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी भारतीय बाजारों में भारी गिरावट दिखी थी। करीब 550 अंकों की गिरावट निफ्टी पर दिखी थी। 25,250 के पास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया और आज सुबह भी कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ 25,420 के पास गिफ्ट निफ्टी। एशियाई बाजारों की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। निके जापानीज मार्केट तो फ्लैट है। कॉस्पी में करीब आधे % की तेजी दिखी है और याद रखिए चीन के बाजार 7 अक्टूबर तक बंद रहेंगे गोल्डन हॉलिडेज के चलते। लेकिन अपने बाजारों की बात करें तो करीब 50 अंकों की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग में दिखाई दे सकती है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों के संकेत पर भी नजर डाल लेते हैं। कल अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट दिखी। डाउ जोन्स में करीब 190 अंकों की गिरावट दिखी। 0.44% के डिक्लाइन के साथ बंद होता हुआ नजर आया। नैस्डैक में भी गिरावट और S&P 500 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कंज्यूमर गुड्स, बेसिक मटेरियल्स और हेल्थ केयर, इन सभी क्षेत्रों में अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट दिखी। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो बोइंग के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट। 52 वीक लो लेवल्स पर बोइंग कल ट्रेड कर रहा था। इसी के साथ याद रखें लेबर मार्केट का डेटा आया जो काफ़ी कमज़ोर था। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है मिडिल ईस्ट के चलते, उसका भी इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर दिखा। और आज शाम को मंथली जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा जिसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर दिखेगा और सोमवार को भारतीय बाजार भी उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों पर भी फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर भी कमजोरी थी। फिट्सी करीब 0.1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। डैक्स में 0.8% की गिरावट और कैक में भी 0.1% की गिरावट दिखी। तो अक्रॉस द बोर्ड अमेरिकी बाजारों की बात करें या यूरोपियन बाजारों की, सभी मार्केट्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी और इसी के चलते भारतीय बाजारों में भी करीब 60 अंकों की गिरावट आज दिखाई दे सकती है। ऐसा गिफ्ट निफ्टी से संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ सोने चांदी पर नजर डाल लेते हैं और ब्रेंट क्रूड पर भी फोकस करेंगे। सबसे पहले सोने पर फोकस करेंगे। $2,677 पर आउंस के आसपास सोना करीब 1% की तेजी पिछले 3-4 दिनों में दिखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते सोने में भी तेजी दिखी है। याद रखें, सोना एक सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है, तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं तब सोने चांदी में तेजी दिखती है। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड पर भी फोकस करेंगे। अक्टूबर में अब तक करीब 8% की तेजी ब्रेंट क्रूड में दिखी है और $77.6 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते यहां पर तेजी पिछले कुछ दिनों में दिखी है। सितंबर के महीने, पूरे महीने की बात करें तो 10% की गिरावट थी, लेकिन अक्टूबर पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट होता हुआ नजर आया। करीब 8% की तेजी पिछले 3 दिनों में दिखी है। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। DIIs ने करीब 13,000 करोड़ की खरीदारी कल की, लेकिन FIIs की बड़ी बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी करीब 15,250 करोड़ की। तीसरे दिन लगातार FIIs ने कल बिकवाली की और अमाउंट भी काफ़ी बढ़ा था, करीब 15,250 करोड़ रुपए का। याद रखें DIIs ईयर टू डेट बेसिस पर भी देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी काफ़ी अच्छी रही है और कल भी ये दिखी। हर डिप पर भारतीय बाजारों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं और कल भी ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आया।
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर भी नज़र डालेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 10,600 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 62,000 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 6,500 करोड़ की बिकवाली, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 5,400 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो ये एक बड़ा पॉइंट होगा आज के लिए, जहां पर एफआईआईज ने करीब 15,250 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसे रह सकती है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। मुंबई में आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुंबई की हवा पानी बिल्कुल अलग है दिल्ली से, और दूसरा जब आप नवरात्रों में आते हैं मुंबई या गुजरात के किसी एरिया में तो आपको एक अलग ही जश्न दिखता है। बड़े बड़े पंडाल आपके तैयार होते हैं गरबा और डांडिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बताएं, हमारी आज तीसरी सालगिरह है, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस और थैंक यू। और बताएं आज भारतीय बाजारों की चाल कैसे रही? देखिए, पहले तो इस 3 साल की जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 3 साल की जर्नी ऐसी इतनी आसान नहीं थी। आपने इस 3 साल के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बुल फेज देखा। आपने इस 3 साल की जर्नी के अंदर ये तमाम सारी चीज़ें देखी। इनफैक्ट हमारी शीशा, आपको पता होगा कि हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो कोविड के जस्ट बाद हुई। तो कोविड जैसे एक बुरे सपने को देख के उसके बाद हम आए आशा और उम्मीद के साथ, और उसी आशा और उम्मीद में जो छुपा था वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जुड़ी थी। आपको यकीन नहीं होगा, देख के भी अच्छा लगेगा, समझ के भी अच्छा लगेगा कि पिछले 3 साल में जब से ईटी नाउ स्वदेश के शुभ चरण पड़े हैं इस बिजनेस जगत के अंदर, उसके बाद से बाजार भी नहीं रुका। उसके बाद से इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमने इस देश के अंदर देखी वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। और एक समय तो ऐसा आया, अभी भी वो समय ही चल रहा है, कि जब इंडिया का परचम जो है वो विश्व भर में लहरा रहा है। तो इसी 3 साल को आज हम सेलिब्रेट करेंगे एक नए अंदाज में। ना केवल मार्केट्स के साथ हम आपके साथ रहेंगे, बल्कि मार्केट्स के बाद भी आपके साथ रहने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इवेंट है आज, और वो बीएससी के बिल्डिंग में है, बीएससी डोम में, और आप वहाँ पे देखेंगे 3 साल का आज रंगारंग कार्यक्रम, एक मैं बोलूँगा उसको उत्सव के तौर पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको वो सारा रंग और सारा फ्लेवर और क्लेवर दिखेगा जो बहुत ज़रूरी होता है। आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझना हो तो हमारे यहाँ पे फंड मैनेजर्स होंगे। अच्छा, वो सिर्फ बात शीशा जर्नी की ये नहीं रहेगी कि आपको फाइनेंशियल चीज़ें समझनी है। आज के दिन तो जैसे मैंने कहा उत्सव का दिन है, तो उत्सव में क्या हर्ष उल्लास के साथ होगा काम। और जब उनसे हम बातचीत करेंगे या उनसे हम बहुत सारी चीज़ समझेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर उनसे पूछेंगे जो आपके और मेरे जीवन से सीधा सीधा सरोकार रखती है। भाई, आप भी कोई काम करेंगे तो चैलेंजेस आपके पास भी आते होंगे। वो चैलेंजेस से कैसे निपटना है, कैसे अपने इंटेलेक्चुअल लेवल्स को ऊपर लेके जाना है, कैसे अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करनी है, कैसे फैमिली को और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। तो इसलिए 1-2 नहीं, बल्कि इस देश के जितने दिग्गज मेहमान अलग अलग सेगमेंट्स हैं उन सबको हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम आज 3 से 6 बजे के बीच में होगा, यानी कि पहले मार्केट का साथ, फिर बाजार के बाद की बात ये आपके सामने आज रखने की कोशिश करेंगे। अब शीशा जरा एक बार जरा मार्केट्स पे आ जाते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा कि मार्केट्स में कल क्या हुआ। कल मार्केट्स के अंदर बहुत जोर की सेलिंग हुई, और वो सेलिंग सिर्फ आपको नंबर्स में विजिबल नहीं थी, वो होल्डिंग्स में विजिबल थी, वो पुट कॉल रेशो में थी, वो एडवांस डिक्लाइन की रेशो में थी, वो इनफैक्ट विक्स में भी थी। वो सभी जगह पर नोटिस हुई। एक एक करके सारे पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं स्क्रीन पर आप दिखाते रहना। विक्स करीब 10% बढ़ा, पीसीआर पुट कॉल रेशो 10 की 10 रहेगी। इतना टूटने के बाद भी पीसीआर नहीं कम हुई। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर सिस्टम में अभी भी कुछ शॉर्ट्स अवेलेबल हैं। दूसरा पॉइंट, अगर शीशा आपको ध्यान होगा, हमने जब अक्टूबर से इसकी शुरुआत की थी तब भी आपसे एक वर्ड कही थी कि इतना हैवी निफ्टी चलना बड़ा मुश्किल है, इसको ओपन इंटरेस्ट से कम करना होगा। 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अब घटकर करीब 5-5.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। कहने की बात यह है कि बाजार के पास जो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एवरेज से ज़्यादा आए थे, बाजार ने गिरावट करके उस एवरेज को निकाल दिया, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग उसको पे करनी पड़ी वो हैवी थी। 26,200 से 25,200 यानी कि करीब 1000 पॉइंट मार्केट को खोने पड़ गए उस 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट को बाहर करने में। लेकिन अब हम एवरेज ओआई के अंदर आ चुके हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एफआईज का है। एफआईज की होल्डिंग बढ़ी हुई थी, ऑलरेडी 80-81 के आसपास हम लेके आए थे सीरीज के अंदर, और ये बात मैंने आपको उस समय नोटिस कराई थी। अब एफआईज खरीदेंगे नहीं,
या तो उनको रुकना है या तो उनको बेचना है, दो ही काम करने, इसलिए हमने आपको उस समय भी रुकवा दिया था। मैं आपको बता दूं कल एफआईज की होल्डिंग 66% हो गई है, सीधा एक ही दिन में 13 से 14% एफआईज की तरफ से भी माल बेचा है। इसलिए आप देख पा रहे थे कल जो फॉल हो रहा था वो काफ़ी सीवियर था और पानी की तरह मार्केट जिसे कहते हैं ना बह रहा था, क्योंकि कोई भी मेजर सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस मार्केट सपोर्ट माफ कीजिए वो मार्केट के पास नहीं था। एक मैं छोटे से पॉइंट के साथ कंप्लीट कर देता हूं। आज का जो सपोर्ट है वो 25,000 का, 25,000 के नीचे जाते ऑलरेडी हम वैसे हम बाय जोन में तो आ ही चुके हैं, लेकिन 25,000 के नीचे जाते और बाय जोन हमारा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आप जो भी ट्रेड करें, आई रिपीट माय वर्ड, एक हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड को ट्रेडिंग में, दैट इज कॉल्ड लैप ट्रेडिंग। आप एक लैब ट्रेडिंग करें, 10 लॉट में से सिर्फ 2 लॉटों का इस्तेमाल करें, और जब लैब ट्रेडिंग कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ जैसा हम सोच रहे थे वैसे ही मार्केट के अंदर हो रहा है, उसके बाद बड़े वॉल्यूम को आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आज के सपोर्ट्स मैंने लिखवा दिया आपके लिए। पहला रेजिस्टेंस है 25,500 का, फिर 25,800 तक का होगा, लेकिन 24,800 और 25,000 का एक सपोर्ट भी है। बैंक निफ्टी को मैं बैक टू बैक जोड़ देता हूँ शेषा। निफ्टी हैवी होके आया था, बैंक निफ्टी लाइट होके आया था, आपको मैंने ये बात बताई थी। बैंक निफ्टी हैवी हो चुका है, निफ्टी लाइट हो चुका है, यानी कि जो चीज़ जैसे होनी चाहिए थी वैसे हुई है, लेकिन इसके लिए भी बैंक निफ्टी को काफ़ी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ी। आप ये समझ लीजिए करीब 53,800 के आसपास हम सीरीज़ को लेके आए थे, आज हम 51,000 की दहलीज पे आके खड़े हुए हैं। तो हमने भी करीब 1800 पॉइंट हमने कल 2-3 दिन में खो दिए हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रेड आपको करना हो तो पहले बैंक निफ्टी के साथ करना, निफ्टी के साथ मत करना, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही टूट गया, ज़्यादा ही डाइवर्जेंस इसके अंदर आ चुका है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 52,200, 52,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा, ये फौरी तौर के रेजिस्टेंस है, और 51,700 और 51,500 आपके लिए एक सपोर्ट की तरह रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हफ्ता छोटा था, एक दिन की छुट्टी थी, इसके बाद आज शुक्रवार का दिन है। कई बार बड़ी पोजीशंस जब आपकी कैरी होती हैं तो फ्राइडे डिसाइसिव डे बन जाता है, तो आपको या तो आज थोड़ी कवरिंग देखने को मिलेगी या तो और फॉल देखने को मिलेगा। इंडिया विक्स भी यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ आज फिर से ज़रूर होगा मार्केट्स के अंदर, बट आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है। पहले बाजार में लेवल्स पक्के हो जाएं फिर ट्रेड करना, रश नहीं करना, मराठी शब्द में बोलूं तो घाई नहीं करना, आप आराम से रहना और आराम से ट्रेड कीजिए। और वैसे भी आज उत्सव का दिन है, ईटी नाउ स्वदेश के साथ आज आप 3 साल भी मनाइए बेमिसाल। बिल्कुल, तो इन लेवल्स पर अपनी नज़र रखिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, पूरे दिन दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपकी सहायता करेंगे आपका पोर्टफोलियो बनाने में। और मैंने सही बोला ना, घाई नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, बताएं बाजार पर आज आपकी क्या राय रहेगी? गुड मॉर्निंग अश्लेषा। फर्स्ट ऑफ ऑल ईटी नाउ स्वदेश को कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 साल बेमिसाल। और निफ्टी अगर आप देखें तो लास्ट एक वीक में मोर देन 1000 पॉइंट्स जो है इरेज कर चुका है और काफी ओवरसोल्ड में है मार्केट, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोअर लेवल से बाइंग आ सकती है। आज अगर मॉर्निंग सेशन में अगर फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिलता है तो निचले लेवल से हम बाइंग देख सकते हैं। समवेयर अराउंड 25,100 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है निफ्टी के लिए, तो लोअर लेवल्स पे बाय कीजिए। आज मेरी 2 टॉपिक्स रहेंगे बाय के लिए। फर्स्ट मेरा जो पिक होगा वो होगा मेटल स्पेस से जिंदाल स्टील। अगर आप देखें रिसेंटली मेटल स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट जिंदाल स्टील एक ऐसा काउंटर था जो कंसोलिडेट कर रहा था। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके का लास्ट यस्टरडे जो मोमेंटम था वॉल्यूम्स के साथ और फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन, तो जिंदाल स्टील में काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को पॉसिबिलिटी है, तो जिंदाल स्टील बाय कर सकते हैं फॉर अ नियर टर्म टारगेट ऑफ 11,115 और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1019 का। मेरा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा बॉम्बे डाइन पे। बॉम्बे डाइन अगर देखें तो कल के सत्र में डिस्पाइट मार्केट में वीकनेस था, काफी अच्छा ट्रैक्शन था, एक रेंज ब्रेकआउट से बाहर निकला है और वॉल्यूम्स भी सपोर्टेड है, तो बॉम्बे डाइन में भी बाइंग कर सकते हैं फॉर अ नियर टर्म टारगेट ऑफ 252 और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 219 का।
मेटल सेक्टर से JSPL पर खरीदारी की राय 1115 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी के साथ बॉम्बे डाइंग यहाँ पर भी खरीदारी की राय है 252 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं, जैसे हमने ब्रेक के पहले वादा किया था, शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। कई सारे ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं, FMCG कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। जी आशीषा, खबर तो चलते रहेगा, लेकिन सबसे पहले जो है आपको और हमारे सारे दर्शकों को जो है बता देते कि हमारे 3 साल ET Now स्वदेश के पूरे हो चुके हैं। दर्शकों ने हमें प्यार दिया, हमारी जो टीम है, जो कैमरे वाली टीम है, PCR टीम है, सब ने मेहनत बहुत ज़ोर से की है, और आज भी जो है हम पूरे हर्ष और उल्लास के साथ आज जो है दिन बताएंगे। लेकिन आशीषा, खबर वाले पे बात कर लेते हैं, ऑपरेशनल अपडेट क्या रहा। और मुझे लग रहा है कि जो कंजम्पशन स्पेस है ना, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, डाबर के खराब नतीजे आए। सबसे पहले मैं बात करूँ एवेन्यू सुपरमार्ट का, वहाँ पे भी देख रहे हैं कि द नंबर्स हैं ओवरऑल वो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। रेवेन्यू 14% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि जो चिंता है वो स्टोर एडिशन को लेके भी है, ओवरऑल ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुका है, वैल्यूएशंस हाई लेवल पे है, तो ऑफकोर्स थोड़ी सी नेगेटिव मोमेंटम एवेन्यू सुपरमार्ट्स में देखने मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं ओवरऑल। M&M फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़े मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। हालांकि जो स्टेज 3 नंबर्स होती है, जो एसेट क्वालिटी है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने मिला है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो नए लोन और कस्टमर एडिशन यहाँ पे बुलिश नज़रिया बन रहा है। और हाल ही में लिस्टेड बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे देखें तो AUM 26% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और लोन एसेट्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। इसके अलावा M&M भी फोकस में रहेगा, इनके जो है लॉन्चेस शुरू हो गई है। और याद रखिए जो थार रॉक्स का ब्रांड है, वहाँ पे बुकिंग्स जो है लगभग 1,70,000 पहले ही घंटे में देखने मिली। बाजार का अनुमान था 100,000 होगा, तो M&M जो है उस एंगल पे जो है ज़रूर फोकस रखेगा। IOCL भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के साथ B2B फ्रेम एग्रीमेंट जो है उन्होंने साइन की है। लेकिन OMC ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले, आज ब्रेंट क्रूड की जो जंप हुई है 4 या 5% ओवरनाइट बेसिस पे यहाँ पे जंप हुई है, तो यहाँ पे क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स आपके एविएशन ले लीजिए, पेंट ले लीजिए, टायर ले लीजिए, यहाँ पे जो भारी गिरावट देखने मिल सकता है। और आखिर में एलेम्बिक फार्मा, यहाँ पे USFDA अप्रूवल आ गई है इनकी ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन एक ड्रग है उसको लेके। तो ये यहाँ पे ओवरऑल न्यूज़ फ्लोज जो है Q2 अपडेट्स पे ज़्यादा आज फोकस रहेगा, और धीरे धीरे करके अगले 3 से 4 दिन में और भी ऑपरेशनल अपडेट्स आते रहेंगे। बिल्कुल, तो कई सारी कंपनियां जो ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर फोकस में रहेगी। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी फोकस कर लेते हैं। कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कोफोर्ज की, जहां पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, और टारगेट प्राइस जो पहले 6,900 रुपये प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 9,300 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। याद रखें, उन्होंने हाल ही में सिग्निटी का एक्विजिशन अनाउंस किया था, और अब कंपनी को लगता है कि इसके चलते कंपनी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। उन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी 15 से 20% तक बढ़ाए हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है JP मॉर्गन से कोफोर्ज पर। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 9,300 रुपये प्रति शेयर, यहाँ पर अपनी नज़र रखें। वरुण बेवरेजेस पर सिटी की राय है, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, 800 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि रेवेन्यू 23% से ग्रो कर सकते हैं 23 से 26 के पीरियड में CAGR बेसिस पर। EPS में करीब 30% का ग्रोथ दिखाई दे सकता है, और ज्योग्राफिक एक्सपेंशन के चलते भी कंपनी को अच्छा फायदा हो सकता है। इसी के साथ डीमार्ट पर भी फोकस करेंगे, एवेन्यू सुपरमार्ट। शरद अभी अभी ऑपरेशनल अपडेट्स के बारे में बता रहे थे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है और 4,050 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि क्विक कॉमर्स के चलते डीमार्ट जैसे फिजिकल स्टोर्स को नुकसान हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है और FY 26 और 27 के EPS एस्टिमेट्स करीब 2% से घटाए हैं। इसी के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय और 5769 का लक्ष्य रखा है, और मॉर्गन स्टैनली ने बजाज फाइनेंस पर भी एक रिपोर्ट निकाली है, ये भी ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर 9,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 5.6% का AUM ग्रोथ जो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिपोर्ट किया वो काफ़ी अच्छा था, वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% का ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की बजाज फाइनेंस पर और 9,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ भूपेश शर्मा जुड़ चुके हैं। भूपेश, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या राय रहेगी, और सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर अपनी राय बताएं। अक्टूबर में अब तक देखें तो करीब 8% की तेजी दिखी है, यहाँ पर ट्रेडिंग आइडिया क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग मैम। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो बीते कल है ना, क्रूड में तकरीबन 5.5% की तेजी देखी गई। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है वो और जो मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो 6100 के आसपास कहीं भी क्रूड वायदा मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए 6050 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऊपर में मुझे लगता है कि आपके 6190 और 6240 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर अन्य बाजारों की बात करें तो मुझे समझ आता है कि सिल्वर का मोमेंटम और ट्रेंड भी पॉजिटिव बना हुआ है। कहीं भी सिल्वर में 1000 पॉइंट का घटाला दिखता है तो वहां पर खरीदारी एंट्री करी जा सकती है 92,000 के आसपास, और स्टॉप लॉस 91,500 का रखे हैं। अपसाइड में 93,000 और 93,500 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं गोल्ड में बाजार एक थोड़ा सा मोमेंटम में लैकलस्टर है, परंतु ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड में जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 75,800 के आसपास वहां एंट्री करनी चाहिए, और अपसाइड में 76,300 76,700 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए भूपेश। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 50 अंकों की गिरावट आज सुबह दिख रही है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।